हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा। उसका नाम होने वाला है टेमिंग ए गॉड टू बिकम ए डिवाइन पावर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है हजारों साल पहले एक बड़ा सा मेटियोर हमारी धरती से टकराया। उस मेटियोर्स में छोटे छोटे अंडे थे, वो चारों तरफ फैल गए। कुछ ही दिनों में वो अंडे बड़े हो गए और उनके अंदर से बड़े बड़े इंसेक्ट मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे। वो इंसेक्ट मॉन्स्टर बड़े बड़े सिटी में अटैक करने लगे, जिसकी वजह से मिलिट्री को वहाँ पर आना पड़ा और चारों तरफ रेड अलर्ट फैला दिया गया। और कुछ ही देर में मिलिट्री उसे संभालने में सक्सेसफुल हुई, लेकिन बहुत तेज़ी से इंसेक्ट मॉन्स्टर बढ़ते ही चले गए, जिसकी वजह से मिलिट्री को भी उन्हें रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ये लड़ाई हजारों साल चली। इंसानों ने स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट बनाने का तरीका ढूंढ लिया। स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट में लड़कियां अपने अवेकिंग के समय किसी भी वेपन का रूप ले सकती है और लड़के उस वेपन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सफल हो गए छोटे से ज़मीन के हिस्से को बचाने में। और वहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया। सीन चेंज होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर एनुअल अवेकिंग डे हो रहा होता है। वहाँ पर एक एक कर सारे स्टूडेंट अवेकिंग स्टोन को छूकर अपना अवेकिंग कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, मैंने भी अवेकिंग कर लिया मास्टर। गिल्लिन भी अवेकन हुई है। वो एक क्लेवर स्वॉर्ड में बदल सकती है। उसके शार्पनेस बहुत तेज है। अब कोई दूसरा आओ। गिल्लिन, अरे यार, मेरा टैलेंट तो बहुत ज़्यादा ही कम है। मैं तो सी रैंक की ही अवेकनर हूँ। अब मेरे साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। इधर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को, जो कि बोल रहा होता है, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा एनुअल अवेकिंग सेरेमनी में, जहाँ पर बहुत सारे लोग अवेकन होते हैं। तो यहाँ पर मेरी भी गर्लफ्रेंड आने वाली है और वो भी अवेकन करेगी। फिर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल स्टोन को छूती है, जिसकी वजह से वहाँ से एक बड़ी तेज़ी से एनर्जी निकलता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, इसका प्रेशर तो बड़ा ही तेज़ है। फिर वो लड़की एक स्पेयर में बदल जाती है। ये देखकर तो मास्टर भी शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो ब्लड थर्स्टी स्पेयर है। एक्जुआ ने एस रैंक का अवेकन किया है, वो ज़रूर इमोर्टल पाथ पर चलेगी। ये सुनकर तो सारे स्टूडेंट, क्या एस रैंक का वेपन? ये तो हजारों साल में से बस कुछ ही बार देखने को मिलता है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही लकी है जो हम लोग को ये देखने को मिला है। अरे भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि हाल ही फिलहाल में हमारे स्कूल में कोई एस रैंक का कॉन्ट्रैक्टर अवेकन हुआ है। क्या वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगी तो वो तो कमाल की बन जाएगी, उसे तो कोई भी नहीं हरा पाएगा। अबे चुप कर, आखिर तू क्या बोलते जा रहा है? तेरे को नहीं पता है क्या एक्जुआ का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है? इधर एक्जुआ जेन के पास आती है और बोलती है, चलो आज से हम लोग ब्रेकअप करते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा मैं एस रैंक के अवेकन हुई हूँ और तुम एस रैंक का वेपन संभालने के लायक नहीं हो, इसलिए दोबारा फ्यूचर में मुझे अपना शक्ल मत दिखाना। ये देखकर आसपास के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बेचारे का तो कट गया। जैन, बेचारे को लग रहा है कि वो एस रैंक की अवेकनर बनी है, तो मैं उसका पैर हाथ पकड़ूंगा और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं पहले किया करता था। जब वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, तब मुझे नोट्स की जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उसका पैर हाथ दबाकर नोट्स ले लेता था और वो भी मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। एक बार की बात है, जब मैंने उसके लिए रात भर जग कर लंच बनाया था तो उसमें नमक ज़्यादा होने के कारण उसने मेरे मुंह पर ही फेंक दिया था। उस दिन मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी, तब वो बोल रही थी, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो जल्दी से खाना बनाना सीख लो। गाइस, आप लोगों ने इससे क्या सीखा कि दुश्मन मिले हजार लेकिन बीवी ना मिले छिनार। तो आखिरकार इस दुनिया में जो अवेकन होता है हाई रैंक पे, उसी का राह चलता है। फिर वो जाने लगता है। उसे देखकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तेरी बीवी तो छिनार निकल गई, उसकी गर्लफ्रेंड को तो मैं बनाऊंगा अपना पार्टनर। जैन, ये कुत्ते साले जरा सा भी मौका नहीं छोड़ते हैं किसी को भी बेइज्जत करने के लिए। फिर वो एक्जुआ तरफ देखने लगता है। एक्जुआ बोलती है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हें लगता है तुम एस रैंक के वेपन को आसानी से संभाल सकते हो? तुम कचड़े, चुपचाप जाओ और स्पिरिचुअल स्टोन को छुओ और अपना बेकार सा स्किल लेके यहाँ से निकलो। इधर जैन धीरे धीरे कर आगे बढ़ता है और बोलता है, चलो देखते हैं आखिरकार मैं कितने रैंक का अवेकनर हूँ। फिर वो स्पिरिचुअल स्टोन को छूता है और उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये देखो वो बोलता है, अरे क्या हुआ इस स्टोन को? आखिरकार ये मेरे वक्त ही क्यों ख़राब हो गया? ये देखकर तो एक्जुआ जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मुझे पहले से पता था तुम पूरी तरह से कचड़े हो और तुम सपना देख रहे थे एस क्लास के स्पीड वेपन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। ये देखकर आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं
और बोलते हैं एक्सोवा का नज़र तो बहुत ही तेज़ है। वो पहले ही समझ गई थी ये एक कचरा है, इसलिए तो उसने इस लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तभी इस पिचल स्टोन से बड़ी तेज़ी के साथ एनर्जी बाहर निकलने लगता है। ये देखकर जैन भी हैरान था और आसपास के सभी लोग शॉक थे और आपस में ही बात करने लगते हैं। इसकी एनर्जी तो बड़ी तेज़ है, क्या ये भी एस क्लास का अवेकनर है? नहीं, ये एनर्जी तो एस क्लास का अवेकनर से भी ज़्यादा है। तभी इस पिक्चर स्टोन में लिखा आता है जू फैंग एस क्लास का अवेकनर। ये देखकर तो एक्सोवा शॉक हो जाती है और बोलती है मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, एस रैंक का अवेकनर, ये तो बस पावरफुल फैमिली ही अवेकन कर सकती है अपने बच्चों को। आखिरकार ये हज़ारों साल में से बस 2-3 बार ही होता है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ये कचरा एस रैंक का अवेकनर है। आसपास के सभी लोग अबे यार मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, इस बच्चे ने एस रैंक का अवेकन किया है। इसकी किस्मत तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, इसका नाम तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आखिरकार ये बच्चा भी हमारे इंसानी जाति को बचाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। तभी लड़कियों के बीच में यह अफवाह फैल जाती है कि जैंग की गर्लफ्रेंड ने उसे अभी ही छोड़ा है। ये सुनकर सभी लड़कियां जैंग की तरफ दौड़ पड़ती है और उसे ज़्यादा तरफ से घेर लेती है और बोलती है तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, मैं ए लेवल की स्पीड बीस्ट हूँ। उसे हटाते हुए दूसरी लड़की वहाँ पर आती है और बोलती है जैंग ब्रदर तुम मुझे चुन सकते हो, मैं बी क्लास की स्पीड बीस्ट हूँ, लेकिन तुम्हें मैं हर तरह का मजा दे सकती हूँ अगर तुम मुझे चुनते हो तो। जैन अबे यार इन लड़कियों को हुआ क्या है, ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड है। फिर वो उनको बाय बाय कर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अभी किसी को भी चुन नहीं सकता हूँ, मैं बाद में आकर तुम्हें एक एक करके देख लूँगा। फिर वो कुछ दूर पहुँच जाता है और अपने सिस्टम को बुलाता है और बोलता है जल्दी से बताओ आखिरकार मेरे पास किस तरह की एबिलिटीज़ है। वहाँ पर सिस्टम आता है और उसे बताता है आपने डिवाइन अवेकन किया है, जिसकी वजह से आपको स्पेशल पावर मिलता है आई साइट, जिससे आप किसी के भी छुपे हुए एट्रीब्यूट को देख सकते हैं। दूसरा एबिलिटी है आप किसी के भी पावर को दोगुना बना सकते हैं और आप कितने भी स्पीड बेस्ड कंटेंट बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको नए नई एबिलिटीज़ मिलती ही जाएगी। अभी पीछे से एक्सो वहाँ पर आती है और बोलती है जैन मुझे माफ़ करना, मुझे तो लगा था तुम हाई रैंक के अवेकनर नहीं बनोगे, जिसकी वजह से सबके सामने तुम बेइज्जत हो जाओगे, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर जैन पीछे मुड़ता है, तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके बारे में बताता है ब्लड थर्स्टी स्पेयर, जिसकी एबिलिटी नोबिलिटी होती है और उसके पास कुछ फेयरी कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन डिवाइनिटी कुछ भी नहीं होता है। जोया आखिरकार तुम इतना क्यों सोच रहे हो, एस क्लास का अवेकन पूरे एकेडमी में कोई भी नहीं हुआ है, बस मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ सुटेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो पूरे एकेडमी की लड़कियाँ हम दोनों को जोड़ी देखकर जलेंगे। क्या बोलते हो, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगे? जाओ मुझे माफ़ करना, अब तुम किसी और को ढूंढो। एक्सोया रुको रुको मेरी बातों को तो सुनो। तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है और उसे घेर लेती है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं, इस छिनाल को देखो, ये ब्रदर जाओ को फिर से पटाना चाहती है, इसने पहले भी जाओ का दिल बहुत दुखाया है, आखिर ये करना क्या चाहती है, अब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है ब्रदर जाओ इसके साथ दोबारा रिलेशनशिप बनाएगा। ये सुनते ही एक्सोआ चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम छिनाल होगी, तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, निकलो यहाँ से। बगल की ही लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है, अरे तुमने सुना है एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की भी अवेकन हुई है? हाँ मैंने भी सुना है, वो बस ई क्लास में ही अवेकन है, क्या ये बात सच है? हाँ हाँ ये बात सच है, आखिरकार ई क्लास के अवेकनर एकेडमी तो जल्दी उसे बाहर निकाल देगी। तो सुनने के बाद लिली आखिरकार यहाँ पर कितनी गंदी लड़कियाँ हैं। फिर वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी वो सीधे जाओ से टकराती है और नीचे गिरने वाली होती है। तभी जाओ उसे पकड़ लेता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरा ये सब इरादा नहीं था, तुम ही सीधा आकर टकरा गई थी। लिली हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे माफ़ करना, मेरी ही गलती है। वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है डिवाइन स्पीड फॉक्स एबिलिटी कुछ भी नहीं, डिविनिटी अननोन बॉडी। ये सब देखकर जाओ चौंक जाता है और बोलता है लिली तो एंसेंट डिवाइन वेपन में अवेकन हुई है, आखिरकार वो ई रैंक की क्यों है? फिर वो उसकी स्किल को देखने लगता है,
फिर वो बोलता है अगर मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा तो इसका डिविनिटी एक्टिवेट हो जाएगा, तब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। लिली तुम तो जाओ हो ना, ट्रिपल एस अवेकनर मुझे माफ़ करना, लगता है मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया है। फिर वो उसके सर को झाड़ने लगता है। यह देखकर जाओ मुस्कुराता है, अपने हाथ से उसके सर को सहलाता है और बोलता है तुम क्या मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगी? ये बस टेम्प्रोरी होगा, मैं तुम्हारे पावर को अवेकन कर दूंगा। ये सब सुनकर पीछे की लड़कियां भड़क उठती है और बोलती है जाओ ब्रदर, तुम क्या पागल हो गए हो? ई क्लास की स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? हम लोग क्या मर गई हैं? आखिरकार हमारी सुंदरता को देखो, हमें भी तो देखो, हम लोग भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। तभी एक लड़की वहाँ से उठती है और बोलती है अरे मैं इस छिनाल को मार डालूंगी, आखिरकार ये एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की है तो क्या हुआ, मैं इससे लड़ना चाहती हूँ, कोई मुझे पकड़ो नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। सुनकर वहाँ पे प्रिंसिपल आता है और बोलता है जाओ, तुम्हें पता है ना तुम किसी भी ई क्लास की स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते हो, तुम हमारे फ्यूचर हो, आगे चल के तुम्हें ही सिटी को प्रोटेक्ट करना है और बहुत सारे हार्ड मिशन तुम्हें मिलेंगे और बहुत सारे आर्टिफैक्ट भी। अगर तुम इसी तरह ई रैंक की स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट बनाओगे तो तुम भी कमज़ोर हो जाओगे। ये सब सुनकर लिली भी बोलती है प्रिंसिपल सर बिल्कुल ही सच बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो तुम भी कमज़ोर हो जाओगे। फिर वहाँ पर गार्डियन ऑफ ब्लू सिटी हुआ आता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है, जाओ कहाँ है? फिर वो उसके कोर को पकड़ लेता है और बोलता है मैंने सुना है तुम ट्रिपल एस पे अवेकन किए हो, तो इसका ये तो मतलब नहीं है तुम मेरी बेटी को हर एक जगह बदनाम करो। जाओ सुन बे, मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, चुपचाप मेरी बेटी से माफ़ी मांगो नहीं तो मैं तुम्हें सीधा ऊपर पहुँचा दूंगा। ये सब देखकर तो जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ग्रैंडपा आप सचमुच कमाल के हैं। फिर वो जाओ की तरफ देखती है और बोलती है अब तो इसे माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे ग्रैंडपा इसे छोड़ेंगे नहीं, फिर मैं जीत करके इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा ही लूँगी। फिर जाओ पीछे मुड़ता है और एक्सोआ को देखता है और बोलता है तुम क्या सचमुच इसके लायक भी हो? ये सुनकर हाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। फिर वो बोलता है तुम बच्चे, तुम्हारा मुँह कुछ ज़्यादा ही चलता है। फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल उसे रोक लेता है और बोलता है वाइस कैप्टन हाव आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैंने ही इसका नाम पहले ही ऊपर तक पहुंचा दिया है, ऊपर से आदेश मिला है कि इसे प्रोटेक्ट किया जाए। हाव अपने मन ही मन सोचता है अगर ये बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। फिर वो बोलता है ठीक है, अगर तुम एक्सोआ के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहते हो तो पूरे एकेडमी में और किसी के साथ भी नहीं बना सकते हो, बस तुम्हें इसी लिली के साथ ही कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। जाओ ठीक है, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, मैं भी लिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। फिर वो लिली की तरफ देखता है और बोलता है मैंने कभी पूरी एकेडमी में लिली को इतने पास से नहीं देखा है, लिली सचमुच पूरे एकेडमी में सबसे खूबसूरत है। लिली मुझे माफ़ करना, लगता है मेरा किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है जिसकी वजह से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है। जाओ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पहले ही स्पीड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता था। फिर वो अपने अंदर से बहुत सारी चैनों को निकालता है जिसकी वजह से लिली को कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो धीरे धीरे कर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंशिएंट वेपन में। अभी वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है लिली ने एस रैंक के अवेकनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसकी वजह से उसका डिवाइन बॉडी एक्टिवेट होता है, वो एक एंशिएंट डिवाइन वेपन में बदल जाती है। उसके पास स्किल कोई भी नहीं लेकिन दो एबिलिटी है, पहला है म्यूजिक हार्ट, दूसरा है शॉर्ट विल। देखकर तो जॉ चौंक जाता है और बोलता है सचमुच एंशिएंट वेपन कमाल के होते हैं, म्यूज़िक हार्ट से तो मैं अपने आप को बड़ी तेज़ी के साथ रिकवर कर सकता हूँ और शॉर्ट वेव से तो मैं हर एक तरह के शॉर्ट अटैक कर सकता हूँ। इधर देखते हैं लिली को जो कि फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और बोलती है क्या ऐसा लगता है ट्रिपल एस अवेकनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मेरा पावर तो सचमुच मुझे बढ़ता हुआ लगा था। लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जाओ के गले लग जाती है और बोलती है जाओ ब्रदर तुम सचमुच कमाल के हो, जाओ नहीं नहीं ये सब तुम्हारी एबिलिटी है। जोया गॉडफादर आपने देखा था ना जाओ को, आखिरकार वो मुझसे कितनी बदतमीजी से बातें कर रहा था जिसकी वजह से पूरे एकेडमी में मेरा इमेज ख़राब हो गया है, आपको उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आओ एक्सोया तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके रखा है, कल स्पीड असाइनमेंट एग्ज़ाम होगा तो हम लोग उसमें हुआ को अच्छे से सबक सिखाएंगे। सीन चेंज होता है
कैफेटेरिया की तरफ, जहाँ पर लिली और जाओ खाना खाने के लिए आए होते हैं। आसपास के सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये तो लिली है ना, जो कि ई क्लास की स्पीड वेपन में तब्दील हुई है। हाँ हाँ, ये तो एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन कौन ही भला अब इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा। तीसरा लड़का, अरे तेरे को नहीं पता क्या, जाओ ही वो गधा है जो कि सुंदरता के चक्कर में लिली के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है। ये सब सुनकर लिली बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है और बोलती है, जाओ मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ ना। ये सुनकर जाओ उसके माथे को सहलाता है और बोलता है, आखिरकार तुम बार बार माफ़ी क्यों मांगती हो? मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और हाँ, सही समय आने पर तुम अपनी ताकत सबको दिखा देना, और तब तक के लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा खाना चाहिए। फिर वो अपना भी ब्रेड लिली को दे देता है। तभी लिली मुस्कुराती है और बोलती है, देखो ये मिल्क शेक कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है, ये तुम्हें भी पीना चाहिए। तभी जाओ को पीछे से बुलाता है। इधर लू आता है और बोलता है, जाओ तू ट्रिपल एस का अवेकनर है ना, मुझसे संभल के रह, मैं भी एस रैंक का अवेकनर हूँ, जो कि एस रैंक के वेपन के साथ भी कॉन्टैक्ट बनाया है। ये पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ना, एक्सोया। हाँ मैंने सुना है, अब इससे तो दूर ही रहना। जाओ, क्या नाम बोला? लोल। ये सुनकर लिली और जाओ हंसने लगते हैं। फिर जाओ बोलता है, हाँ मुझे लग ही रहा था तो पक्का लोल ही होगा, जो कि इस लड़के के साथ स्पीड कॉन्टैक्ट बनाया है। लाओ, इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे ये लड़की अच्छी लगी तो इसलिए मैंने इसके साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है। जाओ मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हारा नाम कुछ ज़्यादा ही फ़नी है, और हाँ इस लड़की के साथ संभल के रहना। ये सुनकर लाओ एक्सोया की तरफ देखता है। एक्सोया उसे कुछ इशारा करती है और बोलती है, आखिरकार तुम इन बकवास लोगों की बातें क्यों ही सुन रहे हो, चलो असाइनमेंट एरिया की तरफ, हम लोगों को कुछ वहाँ पर बात करनी है। लाओ जाओ, अब तुम भूलना मत, हम लोग अब जल्द ही असाइनमेंट एरिया की तरफ मिलेंगे। सीन चेंज होता है असाइनमेंट एरिया की तरफ, जहाँ पर एक ग्राउंड बनाया गया होता है। तभी वहाँ पर टीचर आता है और बोलता है, जो स्टूडेंट स्पीड कॉन्टेस्ट बना लिया है वो इस मैदान में आ जाए, हम लोग चेक करना चाहते हैं आखिरकार उन स्टूडेंट की क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक है। ये सुनकर लाओ एक्सोया को कुछ इशारा करता है और बोलता है, चलो हम लोग दिखा देते हैं आखिरकार हमें कितना दम है। फिर वो दोनों बैटल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से ब्लैक माउथ स्कॉर्पियन बाहर निकलता है। उसका लेवल 14 होता है। ये देखकर लाओ जावा को इशारा करता है और बोलता है, चलो जल्दी से बदलो। फिर वो स्पेयर को पकड़कर बड़ी तेज़ी के साथ उस इंसेक्ट पर अटैक करता है। इधर इंसेक्ट भी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। ये देखकर लाओ उसे रोकता है और बोलता है, मैं इसे एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। फिर वो एक जोरदार स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन एक बार में कुछ नहीं होता है। फिर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर लाओ उससे बचता है। फिर वो बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा उस पर अटैक करता है और बोलता है, स्कॉर्पियन मॉन्स्टर अब तुम मरो। इस बार के अटैक में कुछ ज़्यादा ही पावर था, जिसकी वजह से इंसेक्ट मॉन्स्टर के पेट में एक होल हो जाता है। ये देखकर तो पूरी पब्लिक जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, मुझे पता था यही ताकत होता है एस ग्रेड के वेपन का, पक्का वो भी एस ग्रेड का ही अवेकनर होगा। वाह मज़ा ही आ गया, उसने तो आलू के छिलके की तरह आसानी से उस इंसेक्ट मॉन्स्टर को मार गिराया। इधर स्क्रीन में भी वही मैच चल रहा होता है और आसपास के सभी गार्डियंस उस मैच को देख रहे होते हैं। फिर एक गार्डियंस बोलता है, वाह 2 अटैक में ब्लैक माउथ स्कॉर्पियन को मार के आना, ये उतना भी कमज़ोर नहीं है। तभी पहला डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन बोलता है, अरे ये तो बकवास बात है, आखिरकार ये ब्लैक स्कॉर्पियन माउथ है, इसे तो हमारे लेबर भी आराम से मार गिराते हैं। यह सुनकर उसका मास्टर वहाँ पर आता है और बोलता है, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब मन तब अपना मुंह मत खोला कर, तू जब भी बोलता है बकवास ही बोलता है। डिस्ट्रिक्ट 1 गार्डियन, सॉरी मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन उस एक्स रैंक के वेपन को देखता है और बोलता है, ये तो उसका बस 20% ही पावर था, ज़रूर ये लड़की अपने लाइफ स्टाइल में गलत काम कर रही है, जिसकी वजह से इसका स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रहा है। ये सुनकर उसका गॉडफादर थोड़ा खांसता है। इधर लाओ बड़ी खुशी खुशी में उस इंसेक्ट मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, देखा साथियों, मैंने इस इंसेक्ट मॉन्स्टर को 2 ही हिट में मार गिराया है, मैं हूं ना कमाल का। इधर अनाउंसर बताता है, ये एकेडमी में पहली बार हुआ है जो कि 2 ही अटैक में किसी ब्लैक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को इतनी जल्दी मार गिराया गया हो, इसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इधर पब्लिक आपस में बात कर रही होती है
और बोलती है ये तो बस एस क्लास का अवेकनर था, मैंने ये भी सुना है कोई ट्रिपल एस अवेकनर भी है, चलो उसका मैच देखते हैं। तभी एग्जामिनर जाओ को बुलाता है। जाओ भी जल्द ही बैटलफील्ड में आ जाता है और उस गेट को देखने लगता है। तभी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और वह दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से बहुत सारी संख्या में ब्लैक बग बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर तो जाओ चौंक जाता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है ये ए रैंक का मिशन है। जाओ यहाँ पर तो 10-10 ब्लैक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर हैं। ये सुनकर लिली बोलती है हाँ ये तो ए लेवल का मिशन है। ये देखकर तो पब्लिक आपस में बात करने लगती है और बोलती है लगता है जाओ से ऑफिशियल्स कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हैं। क्या बोल रहे हो? इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की लिली के साथ जो कि ई क्लास की वेपन है उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाया है? एग्जामिनर बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये उस पर डिपेंड करता है। जो भी जितना ज़्यादा हाई क्लास का अवेकनर होगा उसे उतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर के साथ डील करनी पड़ेगी और कमज़ोरों को कमज़ोर मॉन्स्टरों के साथ। इधर हम लोग देखते हैं एग्जामिनर को जिसे कि हुआ ने बोला होता है कि तुम चयन के समय बहुत सारे मॉन्स्टर को रिलीज़ कर देना और बहाना बना देना कि वो ट्रिपल एस अवेकनर है, इसकी वजह से उसे इतने सारे मॉन्स्टर के साथ सामना करना पड़ रहा है। एग्जामिनर जाओ मुझे माफ़ कर देना। इधर जाओ इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर लिली को इशारा करता है और लिली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाती है। फिर जाओ बोलता है चलो इनको दिखाते हैं आखिरकार एंशिएंट वेपन की पावर क्या है। फिर वो एक एक कर उन पर अटैक करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट स्ट्राइक उस सारे मॉन्स्टर को लगने लगता है। एक एक कर सारे मॉन्स्टर सारे मर जाते हैं। ये देखकर तो पब्लिक चौंक जाती है और बोलती है ये मत कहना कि ये ई रैंक की वेपन स्पीड का कमाल है। ये देखकर तो सभी गार्डियंस भी शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं आखिरकार ये बच्चा किस तरह का अवेकनर है। इधर एक गार्डियंस भी खड़ा होता है और बोलता है ये बच्चा सचमुच कमाल का है, इसने कुछ सेकंडों में ही सारे मॉन्स्टरों को मार गिराया। आखिरकार ये किस एकेडमी का है? दूसरा गार्डियन आखिरकार इस बच्चे के ऊपर 10-10 ब्लैक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर किस गार्डियन के आदेश पर छोड़ा गया था? फिर वहाँ पर ब्लू सिटी का गार्डियन आता है और बोलता है ये सब मैंने किया था, मैं इस बच्चे को अच्छे से जानता हूँ, ये ट्रिपल एस अवेकनर है, ज़रूर कुछ कमाल दिखाएगा, देखिए इसने सचमुच कमाल दिखाया है। फिर वो अपने मन ही मन बोल रहा होता है इस बास्टर्ड ये एकदम कॉकरोच की तरह है, जल्दी मर ही नहीं रहा है। गार्डियन हाँ मुझे भी लगता है इस बच्चे पर हमें और भी प्रेशर देना चाहिए और इसे बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर के साथ लड़वाना चाहिए और इसकी पावर लेवल को टेस्ट करना चाहिए। इधर मास्टर भी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, चलो इसके ऊपर और भी मॉन्स्टर को छोड़ो। फिर से टेस्ट का दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे बग मॉन्स्टर वहाँ से निकलने लगते हैं। देखकर फैंग भी थोड़ा मुस्कुराता है और एंशिएंट डिवाइन वेपन को फिर से बचाने लगता है तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इतने सारे मॉन्स्टर भी हवा में उड़कर सीधे सैन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सैन सारे स्पिरिचुअल एनर्जी से सारे बग मॉन्स्टर को एक एक कर सबको मार रहा होता है और सारे बग मॉन्स्टर एक एक कर सीधे ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। आओ फिर लिली को सहलाता है और बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना तुम सबसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये देखकर पब्लिक ही शॉक हो जाती है और बोलती है इस बच्चे का एरोगेंस को तो देखो, ये उन बग मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं समझ रहा है, एक एक करके सबको मारे ही जा रहा है। देखकर तो पहले डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन बोलता है इस बच्चे की पावर सचमुच कमाल की है, ये तो पहले डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है। यह सुनकर तीसरे डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुझे पता है ना पहले डिस्ट्रिक्ट का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग बड़ी जल्दी मारे जाते हैं। ये वो बच्चा मेरे पास आएगा, यहाँ पर वो सीखेगा लड़ने बहुत सारे मॉन्स्टरों से, उसके बाद हम लोग तुम्हारे पास भेजेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन अब तुम क्या उस बच्चे को भी मुझसे छीनना चाहते हो? तीसरे डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन ज़्यादा मत बोलो नहीं तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी। तीसरे डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन क्या वो बच्चा मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है? वहाँ पर वो मरेगा भी नहीं और बहुत जल्दी लड़ना सीख जाएगा। ये सुनकर दोनों उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं हम दोनों पहले ही आपस में लड़ रहे हैं, अब तू भी आ गया कर। मास्टर चिल्लाते हैं और बोलते हैं बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और चुपचाप मैच को देखो। फिर वो एग्जामिनर की तरफ देखता है और बोलता है इस मैच को और भी हार्ड कर दो, मैं देखना चाहता हूँ इस बच्चे की पोटेंशियल कितनी तक है। और अंदर ही अंदर ये सुनकर मुस्कुराता है
और बोलता है इस असाइनमेंट को और भी मुश्किल कर दो, मैं इसे देखना चाहता हूँ इस बच्चे को मरते हुए। चेंज होता है बैटलफील्ड की तरफ, जहाँ पर एग्जामिनर सबको बता रहा होता है जोआ जो कि SSS अवेकनर है उसे और भी मुश्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो अभी क्विट करना चाहता है तो क्विट कर सकता है, नहीं तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पर 2 टायर के मॉन्स्टर को निकाला जाता है जो कि और भी खतरनाक होते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलें। बाय बाय, फिर मिलेंगे। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू SK मानवा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आई टेमिंग ऑल एंशिएंट वेपन का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एग्जामिनर को जो कि बता रहा होता है सेकेंड लेवल के मॉन्स्टर आ रहे हैं, क्या जाओ इन्हें हरा पाएगा या फिर डर के मारे भाग जाएगा। इधर हम लोग आर्मर लिजार्ड को देखते हैं और थंडरबर्ड को। ये देखकर पब्लिक शॉक हो जाती है और आपस में बात करने लगती है। ये तो आर्मर लिजार्ड है जिसका डिफेंस पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, और हाँ ये तो थंडरबर्ड है, इसका अटैक पावर तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या सचमुच SS रैंक का हीरो इसे संभाल पाएगा? आओ इन्हें आने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार मेरी क्या लिमिट है। ये सुनकर लाओ हंसने लगता है और बोलता है लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जल्दी मरने वाला है एक्सोया, मुझे नहीं पता। तभी सबकॉन्शियस माइंड में जाओ के सिस्टम एक्टिवेट होता है और से बताता है आपने एंशिएंट वेपन को एक्सपीरियंस दिया है जिसकी वजह से 3 स्किल ओपन होता है। पहला है ब्रेक थ्रू, दूसरा है क्लियर द विंड, तीसरा है ड्रैगन सोरिंग। सीन चेंज होता है। इधर आर्मर लिजार्ड बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और थंडरबर्ड उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक कर भी देता है। ये देखकर जाओ लिली को इशारा करता है और बोलता है लिली तुम अपना कमाल दिखाओ। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे क्लोन को जो कि साउंड की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इधर वो सारे क्लोन एक ही स्वर में बोल रहे होते हैं किल द एनिमी, किल द एनिमी। फिर वो लिजार्ड को मारे जा रहे होते हैं। ये देखकर थंडरबर्ड उन पर अटैक करती है। इधर साओ भी थंडरबर्ड के ऊपर अटैक करता है और बोलता है तुम भी मरो, लेकिन थंडरबर्ड का अटैक कुछ ज़्यादा ही पावर था जिसकी वजह से उसके सारे क्लोन भी एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और अगल बगल का बैरियर भी टूट रहा होता है। ये देखकर जाओ अपने क्लोन को बचाने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ थंडरबर्ड के अटैक को झेलने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो बोलता है ब्रेक थ्रू सॉन्ग और आगे बढ़ जाता है जिसकी वजह से थंडरबर्ड का अटैक और जाओ का अटैक दोनों आपस में टकराते हैं जिसमें जाओ बाहर निकल जाता है। ये देखकर तो पब्लिक शॉक हो जाती है और आपस में बात कर रही होती है थंडरबर्ड तो 2 टायर का मॉन्स्टर है ना, आखिरकार एक नूब बच्चा उतने बड़े ताकतवर मॉन्स्टर से अकेले ही कैसे सामना कर पा रहा है। हाँ भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है वो अभी तक जिंदा कैसे है। इधर जाओ बैटलफील्ड के बीच में पहुंच जाता है, चारों तरफ से मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। ये देखकर जाओ जल्दी से ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है और बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार ये क्या कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं उसकी वजह से बहुत सारे शॉक अटैक बाहर निकलते हैं और एक एक करके सारे मॉन्स्टर पर लगते हैं जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर बड़ी दूर फेंकाते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। ये देखकर तो पब्लिक शॉक हो जाती है और आपस में बात करने लगती है आखिरकार ये बच्चा सचमुच मॉन्स्टर है, इसने तो उतने सारे मॉन्स्टर को पल ही भर में मार दिया, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। लाओ अरे बाप रे, जाओ इतनी ज़्यादा ताकत को छुपा के रख रहा था, अच्छा हुआ कि वो मुझसे नहीं लड़ा, नहीं तो मेरी शामत आ जाती। एग्जामिनर अनाउंस करता है जाओ ने 2रा और 3रा लेवल को आसानी से कंप्लीट कर लिया है, क्या वो और भी आगे तक खेलना चाहेगा? गार्डियंस सचमुच ये बच्चा कमाल का है, उसने जायंट आर्मर लिजार्ड और थंडरबर्ड को आसानी से हरा दिया, वो भी बस 2 ही मूव में। दूसरा गार्डियंस मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार ये बच्चा इतनी आसानी से उन सारे बिस्टों को संभाल कैसे पा रहा है। ये देखकर मास्टर अपने मन ही मन सोच रहा होता है लिली जो कि E क्लास की स्पीड वेपन है आखिरकार वो इस तरह कैसे कर सकती है। फिर वो सब कुछ इशारा करता है जिसकी वजह से लू वहाँ पर आता है और बोलता है हाँ मास्टर आपकी क्या आज्ञा है। मास्टर लाओ जल्दी से जाकर पता करो जाओ और लिली का बैकग्राउंड क्या है, आखिरकार वो इतना ताकतवर कैसे है। लाओ मास्टर मैंने पहले ही पता कर लिया, जाओ और लिली कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें जाओ SSS अवेकनर है और लिली E क्लास की स्पीड वेपन है। मास्टर लाओ तुम ये कहना चाहते हो क्या लिली जब उस स्पीड स्टोन को छुई थी तब बस E लेवल ही शो कर रहा था और जब जैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो वो भी SS रैंक में
में तब्दील हो गई। आओ मास्टर, मुझे ये सब नहीं पता, शायद ऐसा हो भी सकता है। मास्टर, लगता है मुझे खुद ही चल के उस लड़के से मिलना पड़ेगा। लाओ, अच्छा ये तो बताओ, आखिरकार वो ई क्लास का स्पीड वेपन क्या सचमुच डिवाइन लेवल का पावर रखता होगा? मास्टर, मैं सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आखिरकार वो बच्चा और वो स्पीड वेपन इतना ताकतवर कैसे है? इधर जाओ, एग्जामिनर से पूछता है क्या मैं लेवल 4 और 5 के मास्टर के साथ भी क्या लड़ सकता हूँ? एग्जामिनर, बच्चे तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? आओ, हाँ मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा। एग्जामिनर, ठीक है बच्चे, अपना ध्यान रखना। फिर वो डिफ़िकल्टी को और ही बढ़ा देता है। उसके बाद स्कॉर्पियन मास्टर और बीटल मास्टर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर तो पब्लिक और भी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है ये तो उनसे भी खतरनाक मास्टर हैं। बीटल जो कि ज़मीन के अंदर रह सकता है और स्कॉर्पियन मास्टर के बहुत सारे टांग होते हैं, सारे टांग ब्लेड से कम नहीं होते हैं। वो तो डायरेक्ट ही SS रैंक के हीरो को मार भी सकते हैं। इधर बीटल और लिजार्ड मास्टर जैसे ही गेट से बाहर निकलता है वो सीधे फ़ैन के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर फ़ैन थोड़ी देर पीछे हटता है और बोलता है ये तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, मुझे भी उस पर अटैक जल्दी से करना होगा। फिर वो सॉन्ग बजाने लगता है और बड़ी तेज़ी के साथ उससे ब्लेड बाहर निकलने लगता है और एक एक करके सारे स्कॉर्पियन मास्टर को मारने लगता है। लेकिन फिर वो आगे बढ़ता है और बोलता है मैं अपना लेवल चेक करना चाहता हूँ, आखिरकार मेरी लिमिट क्या है। फिर वो बड़ी तेज़ी के साथ सारे मास्टर के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। इधर लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 8, लेवल 9 सारे मास्टर बाहर निकल रहे होते हैं और एक एक कर फैन उन सबको हराया जा रहा होता है। कुछ देर में वहाँ पर एक मास्टर का ढेर बन जाता है। ये देखकर एग्जामिनर जैन को रोकता है और बोलता है तुमने अभी लेवल 9 तक के मास्टर को हरा दिया है, तुम क्या अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? फ़ैन, हाँ मैं अभी भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मुझे अपनी लिमिट देखनी है, आप बस मास्टर को भेजिए। एग्जामिनर, बच्चे तुम अच्छे से सोच लो क्योंकि इस बार मास्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आने वाला है। अगर वो तुम पे अटैक किया तो हम लोग तुम्हें बचा भी नहीं पाएंगे। ये देखकर पब्लिक शॉक हो जाती है और बोलती है अरे बाप रे, 9 लेवल के भी मास्टर को हरा दिया। आखिर ये बच्चा मास्टर है या फिर इंसान? अब तो बस फाइनल लेवल ही बचा है ना, वो क्या 3rd रेट के भी मास्टर को आसानी से हरा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। सब देखकर गार्डियन अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि एक दिन मेरी भी कहानी ऐसी थी, मैं भी लगातार 9 लेवल के मास्टर को हरा दिया था और बहुत खुश था। उस समय मेरे मुंह से भी खून निकल रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था। लेकिन इस बच्चे को देखने के बाद तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, आखिर ये बच्चा ज़रा सा भी नहीं थका है और उसने सारे मास्टर को आसानी से मार दिया है। दूसरा गार्डियन, अरे तुझसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा मिल गया है हमें, अब तेरी कहानी ख़त्म हो गई है। ये सुनकर वो गार्डियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गार्डियन अपना ब्लडथर्स्टी ऑरा चारों तरफ फैलाने लगता है। ये देखकर वो बोलता है कि तू सचमुच मुझसे लड़ना चाहता है? फिर वो भी गार्डियन अपना थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है और चारों तरफ फैला देता है। एग्जामिनर जैन के पास आता है और बोलता है अगर तुम इसी तरह उन मास्टर के साथ लड़ते रहे, तुम्हारी एनर्जी अब बहुत कम ही बची है। अगर तुम लेवल 10 के भी मास्टर से लड़ोगे तो तुम शायद मर भी सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? जैन, हाँ मैं समझ गया हूँ, अब बस 2 मिनट रुकिए, मैं तुरंत ही अपने आप को हील कर लेता हूँ। यह देखकर एग्जामिनर बोलता है यहाँ पर ज़रा सा भी रुकने का टाइम नहीं मिलता है, यही रूल है। जैंग एंसेंट डिवाइन वेपन को बचाने लगता है और बोलता है बस 2 मिनट, मैं अपने आप को तुरंत हील कर लेता हूँ। फिर वो हील करने लगता है। ये देखकर तो पब्लिक शॉक हो जाती है और आपस में बात करने लगती है आखिर ये बच्चा ऑलराउंडर है क्या? ये अपने आप को हील भी इतनी तेज़ी से कर रहा है, आखिर वो अपनी स्पीड एनर्जी को इतनी तेज़ी से कैसे हील कर सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इस बच्चे की ताकत तो सचमुच मुझसे भी बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट 1 का गार्डियन, मैंने बोल दिया ना जैन मेरे साथ आने वाला है। डिस्ट्रिक्ट 3 का गार्डियन, मैंने बोला ना इस बार मेरे चुनना का बारी था, इसलिए मैं ही उसे चुनूंगा। ठीक है, देख लेते हैं आखिर कौन ही उसे ले जाएगा। फिर दोनों अपना बहुत ज़्यादा ही ब्लडथर्स्टी ऑरा चारों तरफ फैलाने लगते हैं। ये देखकर 4th गार्डियन भी वहाँ पर आता है और खांसता है अरे भाइयों, आखिर तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तुम उसे मुझे दे सकते हो, मैं उसे अच्छे से ट्रेन कर 6-7 महीना में तुम्हें वापस कर दूंगा। दोनों गार्डियन, अब तुम भी क्या इस बैटल में शामिल होना चाहते हो? तुम भी जाओ को छीनना चाहते हो क्या? 4th गार्डियन, अरे बाप रे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस 6-7 महीने के लिए ही उस लड़के को मांग रहा था क्योंकि हमारे पास और कोई हीलर नहीं है। वो बच्चा अच्छा खासा हील कर लेता है, वो हमें हील कर हमारे डेथ रेट को कम कर देगा। क्या बोलते हो तुम लोग? ये सुनकर दोनों गार्डियन भड़क पड़ते हैं और अपने स्पीड को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं मैंने बोला ना नहीं।
इतना ज़्यादा स्पीड ओरा को बाहर निकलता हुआ देखकर मास्टर वहाँ पे आता है और बोलता है, मैं तुम दोनों को पहले भी समझाया था ना, यहाँ पर लड़ना बंद करो, लेकिन तुम दोनों मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। और तुम 4 गार्डियन आखिर तुम भी क्या इनके साथ मिलना चाहते हो? 4 डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन, मास्टर नहीं नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, इसलिए बस मैं कुछ महीनों के लिए ही जैंग को मांग रहा था। मास्टर, मैं तुम लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ, पहला डिस्ट्रिक्ट का ये काम है कि वो मॉन्स्टरों से फाइट कर हमारे डिस्ट्रिक्ट को बचाए। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का ये काम है कि वो अच्छा सपोर्ट देकर स्ट्रेटेजी वाइज सारे मॉन्स्टर को हटाए। तीसरा डिस्ट्रिक्ट का ये काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को फिर से हमारे कब्जे में डाले। चौथा डिस्ट्रिक्ट का ये काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हमें पहुँचाए। पाँचवा और छठा डिस्ट्रिक्ट समुद्र के इलाकों से मॉन्स्टर को आने से हमें यहाँ पर रोकते हैं। और 9वां और 10वां डिस्ट्रिक्ट हमारे एक पिलर की तरह काम करती है पूरी ह्यूमन सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 4 डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ज़रूर इस बच्चे में कुछ तो बात है, ये अपने आप को इतनी तेज़ी से हील भी कर सकता है। तभी सीन चेंज होता है, इधर 10वां लेवल स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर एक फायर डेमन आता है। ये देखकर तो पब्लिक शॉक हो जाती है और बोलती है, इतिहास में पहली बार हमने 10वें लेवल के मॉन्स्टर को देखा है, ये तो सचमुच फायर डेमन है। फिर वो फायर डेमन एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भी हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर तो सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, देखो हवा को देखो, वो अभी भी सही सलामत वहीं पर खड़ा है। दूसरा लड़का, अरे यार कोई हमारे हीरो को बचा लो, मैं उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। इधर जाओ लिली से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? लिली, हाँ मैं तुम्हारा अनकंडीशनली हमेशा साथ दूंगी, तुम बस आदेश तो दो। इधर हम लोग देखते हैं लिली फिर से डिवाइन वेपन में बदल जाती है और जाओ उसे लेकर बड़ी तेज़ी के साथ फायर डेमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर फायर डेमन उसे आता हुआ देखकर बड़ी तेज़ी के साथ आग का गोला उसके ऊपर बरसाने लगता है। ये देखकर फैन उसे आगे पीछे कर बचने की कोशिश करता है। देखकर जैन बोलता है, मुझे इसके आग के गोले से बचना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर वो एंसेंट डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करता है और बोलता है, चलो देखते हैं आखिरकार विंड स्लैश क्या कर सकती है। फिर वो पियानो बजाने लगता है। तभी इधर एक बुढ़े का बाल हवा में उड़ जाता है। ये देखकर जवान लड़का, मैं भी सोच रहा था साला इस बुढ़े का बाल है लेकिन मेरा नहीं, साला ये तो नकली लगा के रखा है, मुझे तब से चूतिया बना रहा था, मैं बेकार में ही टोपी पहना हूँ। इधर लड़कियों के भी स्कर्ट उड़ने लगते हैं। ये देख कर लड़कियाँ शर्माती है और बोलती है, जाओ ब्रदर धीरे करो, हवा को धीरे करो। हम लोग बैटलफील्ड में देखते हैं जहाँ पर एक हवा का बाउंडर आ चुका होता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर मॉन्स्टर हंसता है और बोलता है, मैं तो इसे आसानी से संभाल सकता हूँ, लेकिन वो बाउंडर धीरे धीरे कर फायर डेमन को भी अपने अंदर ही निकलने लगता है। ये देखकर फायर डेमन बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है और एक एक कर उसके सारे पहाड़ टूटने लगते हैं और हवा में ही घुलने लगते हैं और उसका लावा भी धीरे धीरे कर बुझ जाता है। ये देखकर तो पूरी पब्लिक शॉक हो जाती है और आपस में ही बात करने लगती है, ये बच्चा आखिरकार तीसरे लेवल के डेमन को कैसे हरा सकता है? फायर डेमन ये तो तीसरे लेवल का था ना, इसने तो पहले का भी रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया, ये बच्चा तो सचमुच कमाल का है। अरे यार इस दुनिया में हो क्या रहा है? एक्सोया, आखिरकार ये बच्चा मर क्यों नहीं जाता है? इसने मेरे स्पॉटलाइट को भी चुरा लिया। इधर जाओ अपने मन ही मन सोच रहा होता है, विंड स्किल कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थी, उसने मेरा 80% स्पिरिचुअल पावर को ले लिया और इस फायर डेमन को आसानी से हरा दिया। अब मुझे लग रहा है कि मैं बड़े से बड़े डेमन को भी आसानी से हरा सकता हूँ। तभी वहाँ पर कुछ इल्यूजन पैदा होता है और वो दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर एक गार्डियन आता है और बोलता है, बच्चे तुमने लेवल 1 के टेस्ट को तो आसानी से कंप्लीट कर दिया, अब दूसरे लेवल टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। उसे देखकर फैंग जल्दी से अपने वेपन को पकड़ लेता है और पूछता है, तुम कौन हो? ये देखकर गार्डियन, बच्चे मुझसे डरो मत, मैं उतना भी खतरनाक नहीं हूँ, बस मैं दूसरे बैटलफील्ड का गार्डियन हूँ, बस मैं यहाँ पर आया था तुमसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए। फैंग, आखिरकार किस तरह का क्वेश्चन? गार्डियन, मैं बस जानना चाहता था अगर इंसानी जाति पूरी तरह से तबाह हो जाए फिर भी तुम क्या इंसानों का साथ दोगे या फिर मॉन्स्टर का? क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर ऐसे भी हैं जो कि जिंदा हैं और हमारी तरह सोच सकते हैं।
फैंग, एक बैटलफील्ड में मेरे माँ बाप दोनों ही मारे जा चुके हैं। मैं अकेला हूँ, लेकिन ये सोसाइटी ने मुझे अभी तक चलना पड़ना और खाने का भी व्यवस्था किया। मैं इस इंसानी जाति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दूँगा। यह सुनकर पीछे का एक आदमी ताली बजाते हुए आता है और बोलता है, बच्चे, मैंने जिस तरह से तुम्हें देखा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम क्या मेरे डिसेबल बनना चाहोगे? गार्डियन, तुमने तो सुना ही होगा पहले स्पीड मास्टर के बारे में, तो ये वही हैं। जाओ, क्या ये वही हैं? फिर वो याद करने लगता है कि कहानियों में उसने पढ़ा था बहुत सारे डेमन्स इंसानी जाति पर अटैक कर दिए थे और बहुत सारे इंसानों को मार दिए थे और अपना भोजन बना लिए थे। बहुत सारे डेमन्स यहाँ वहाँ चल रहे थे। उसकी वजह से वहाँ पर एक गार्डियन स्पीड मास्टर आया जो कि सारे डेमन को अकेले ही मार गिराया और उसने एक इंसानी जाति के लिए एक नया सेफ हाउस बनाया। सुनकर फैंग उनके पास जाता है और बोलता है, मास्टर, स्पीड मास्टर, क्या आप सचमुच वही हैं? क्या आप मुझे सचमुच अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं? सर, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, तुम मेरे आज से डिसेबल हो। ये सुनकर फैंग उनके सामने झुकता है और बोलता है, ग्रीटिंग मास्टर, आज से मैं आपके अंडर ही रहूँगा। मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, धीरे धीरे सीखता हूँ। ये सुनकर मास्टर उसे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। फिर वो अपनी जेब से उसे अंगूठी देने लगता है और बोलता है, पहली बार अगर तुम कोई भी मेरा डिसेबल बनता है तो मैं उसे एक गिफ्ट देता हूँ। देखो, ये अंगूठी देखो। तभी वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस अंगूठी के बारे में बताने लगता है। ये अंगूठी आपके हर एक तरह के ओरे को और प्रेजेंस को आसानी से छुपा सकती है। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आज के मानवा। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं स्पीड वेपन टेमिंग इन कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था मास्टर को एक नया स्टूडेंट मिलता है। उसकी खुशी में मास्टर अपने पॉकेट से एक रिंग निकाल कर जैंग को देते हैं। जैंग उस रिंग से निकलते हुए ओरे को देख रहा होता है और मास्टर से पूछता है, मास्टर, इस रिंग से तो ओरा निकल रहा है, आखिर ये किस बीस्ट से बना हुआ है? मास्टर, वाह बच्चे, तुम्हारी आंखें तो कुछ ज़्यादा ही तेज हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही एक ऐसे रैंक के मास्टर को हराया है। उसी की हड्डियों की मदद से मैंने इस रिंग को बनाया था। ये रिंग में बहुत सारी एबिलिटीज़ है, जैसे कि तुम्हारे ऑरे को छुपा देना और बहुत सारे सामानों को अपने अंदर रखना, और कुछ समय के लिए तुम्हारा स्पेशल पावर को भी ये बढ़ा सकती है। जैंग, मास्टर, तब तो ये रिंग कमाल की है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूँगा। मास्टर, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे सबसे छोटे स्टूडेंट हो, तुम्हें इतना तो मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ। फिर मास्टर गुस्सेल बड़ी नज़रों से पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, हर कोई एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होता है, किसी किसी को अकेले भी छोड़ देना चाहिए। फिर वो साइंटिस्ट डर जाता है और बोलता है, हाँ हाँ मास्टर। मास्टर, फैंग, क्या हम लोग सारी बातें इसी तरह खड़े खड़े ही करने वाले हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में अब बहुत कुछ जानना है, इसलिए चलो अब शाम होने ही वाली है तो हम लोग क्यों ना डिनर कर लें। तुम उस लड़की को भी अपने साथ ले चल सकते हो। सीन चेंज होता है होटल की तरफ, जहाँ पर मास्टर के साथ बहुत सारे लोग आए होते हैं। यह देखकर जैंग मास्टर को ग्रीट करता है और बोलता है, मास्टर, ये सारे लोग कौन हैं? मास्टर, फैंग, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम मेरे सबसे छोटे डिसेबल हो, मतलब कि तुम्हारे बहुत सारे सीनियर ब्रदर भी होंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, यही सब तुम्हारे सीनियर ब्रदर हैं। तुम सबसे एक बार मिल लो। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, हेलो भाई, हम लोग तो पहले मिल भी चुके हैं। मेरा नाम लीन है, मैं भी तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। हेलो ब्रो, मैं थर्ड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लैन हूँ। हेलो ब्रो, मैं फोर्थ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सैन हूँ। भाई, मुझे उधर स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता है फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए मैं अभी खा रहा हूँ। क्या तू इसे इग्नोर कर सकता है? ये खाना सचमुच बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। मेरा नाम सैन है। एंग, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सब मेरे सीनियर ब्रदर हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। लैन, डिस्ट्रिक्ट 1 गार्डियंस, अरे तुम्हें उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब यहाँ फैमिली की तरह रहते हैं, है ना मास्टर? तो फिर से बोला सैन, हाँ, यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे सीनियर ब्रदर अभी मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो अभी वार जोन में हैं।
जैसे कि 6th और 7th रैन। लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें जब भी छुट्टी मिलेगी वो सीधे तुम्हारे पास मिलने के लिए एक बार तो ज़रूर ही आ जाएंगे। तब तक वहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन आ जाता है और बोलता है, हेलो फैंग, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं भी तुम्हारा एक सीनियर ब्रदर हूँ, लो ये लो। फिर फैंग उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, हेलो ब्रो, मैं तुम्हारा 8th सीनियर ब्रदर हूँ हैन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं तुम्हारा एक बार मदद करूँगा जब भी तुम बड़ी मुसीबत में फंसोगे तब। फैंग, अरे यार 8 ब्रदर की तो पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। वो आए और धुएं में ही गायब हो गए। 8 डिस्ट्रिक्ट गार्डियन लैन, हाँ उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही है क्योंकि वो एक असैसिन है। लो उन्होंने तुम्हारी गिफ्ट दे दिया है तो मैं भी तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे देता हूँ। फिर उसे एक्सबॉक्स पकड़ा देता है। यह देखकर फैंग उस बॉक्स को पकड़ता है और बोलता है, थैंक यू सीनियर गिफ्ट के लिए। तभी लिली की आंटी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, लिली क्या तुम्हें ज़रा सा भी पनिशमेंट से डर नहीं लगता है? तुम इतनी देर रात पार्टी करने के लिए लड़कों के साथ यहाँ पर आ गई हो, क्या तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं है? मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ तब से। लिली, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ बस अपने दोस्तों के साथ। आंटी, अरे तुम अपना मुंह मत कर, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर में खाया करती थी और मैंने तुम्हें इतनी पाल पोस कर कर इतना बड़ा किया है। जब तुम्हारा किस्मत खुल गया तो मुझे छोड़कर वैसे ही दूसरों के साथ चली आई। तुम छिनाल बच्ची, मुझे तुम पर पहले से ही शक होता था कि तुम ऐसे ही निकलोगी। लिली, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, अब मेरी बात पूरी तरह से सुनिए तो सही। आंटी, वाह वाह, अब तुम मुझ पर जवान भी लड़ाने लगी। आखिरकार तुम बच्ची अब बड़ी हो गई हो ना, तुम्हारी तो मैं टांगें तोड़ दूंगी। फिर वो अपना हाथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ाती है। तब तक जैन वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है और बोलता है, प्लीज़ आंटी यहाँ पर तमाशा मत खड़ा कीजिए। आंटी, बच्चे चुपचाप मेरे हाथों को छोड़ दे, मैं अपनी भतीजी से बात कर रही हूँ। और हाँ, ये तू ही है ना जो मेरी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ रखा है? फैंग, आंटी आप सब कुछ गलत समझ रही हैं, आपको एक बार लिली की पूरी बात सुननी चाहिए। आंटी, आखिरकार मैं क्या उसकी बात सुनूंगी? वो बच्ची है अभी, मैंने उसे बचपन से ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। वो मेरी बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? लिली, आंटी अब चुप भी कीजिए, आप क्या यहाँ पर ड्रामा खड़ी करती जा रही हैं? आंटी लिली का इस तरह का बदला हुआ रूप देखकर थोड़ी सहम जाती है और बोलती है, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है कि तुम एक छोटा सा टेस्ट पास कर लो तो तुम्हारे पंख खुल जाएं, तुम हवा में उड़ने लगो? तुम बच्ची रुको, मैं डिस्ट्रिक्ट 4 के वाइस कैप्टन को कॉल लगाती हूँ और तुम्हें यहाँ पर जीना मुश्किल कर दूँगी। रुको, मैं उनसे बात करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट 4 गार्डियन, हाउ, क्या इन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट 4 के वाइस कैप्टन को? रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। आंटी, तुम लोग क्या बात करोगे? मैं ही उनसे बात करूँगी। मैं तुम्हें तो लोग को देख लूँगी। तुम लोग तो देखने से ही शक्ल में फटीचर लग रहे हो, इतने गरीब, छी। और हाँ, तुम बुढ़े आदमी, मुझे तुम्हारा शक्ल देखकर ही लग रहा है कि तुम उसके ग्रैंडपा लगोगे, है ना? तुम बुढ़े आदमी, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी का शादी तुम्हारे बेटे से इतनी आसानी से करवा दूँगी? मुझे कार, बंगलो और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मेरा रिलेशन 3rd डिस्ट्रिक्ट, 4th डिस्ट्रिक्ट और 5th डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन के साथ है। तुम लोग भिखारी, तुम लोग क्या मेरी बेटी के साथ शादी कर पाओगे? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मास्टर बड़े ही गुस्से के साथ, आखिरकार तुम लोग सारे मेरे ही डिसाइपल हो ना? आखिरकार तुम लोग मेरी इतनी बेइज्जती को कैसे सह सकते हो? ये बुढ़िया मुझे खुलेआम बुढ़ा भिखारी कह रही है। क्या तुम लोग इसी दिन के लिए मेरे डिसाइपल बने थे? इधर सारे डिसाइपल इतने ज़्यादा मास्टर के गुस्से को देखकर घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने वाइस कैप्टन को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने किसके साथ रिलेशन बना लिया है? हमारे मास्टर को गाली दे रही है। डिस्ट्रिक्ट 1 गार्डियन, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को चाय पीना है, एक दिन की छुट्टी है। लिली की आंटी, आखिरकार तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग अपने आदमी को बुलाओगे तो मैं अपने आदमी को नहीं बुला सकती हूँ? रुको, मैं अभी फ़ोन लगाती हूँ। तब तक लिली की आंटी के जेब से फ़ोन का रिंग बजने लगता है। आंटी, आखिरकार अब किसका कॉल है? ये तो डिस्ट्रिक्ट 3 के वाइस कैप्टन का है। हाँ हाँ सर बोलिए, मैं आप ही को कॉल लगा रही थी। क्या आज रात को हम लोग मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उधर से आवाज़ आता है, तुम बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी फैमिली को तुम्हारी फैमिली के साथ जोड़ने की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम क्या हमारी पूरी फैमिली को भी मरवाना चाहती हो? आज से हमारा तुम्हारा सारा रिलेशनशिप ख़त्म हुआ।
आंटी सर सर आप मेरी बातों को तो सुनिए सर। मास्टर आंटी आपका मुंह इतने में ही सुखड़ गया, अभी और गाली दीजिए। आपके तो बहुत सारे कांटेक्ट हैं ना, सबको फ़ोन लगाइए, ज़रूर वो लोग आपकी मदद करेंगे। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, आप बुलाइए सब जिसको बुलाना है। फिर आंटी डिस्ट्रिक्ट 4 के वाइस कैप्टन को कॉल लगाती है और बोलती है सर मैं अभी एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट 4 का वाइस कैप्टन हाँ मैं तुम्हें ही फ़ोन लगाने वाला था, तुम वही हो ना? तुम्हारी वजह से तो मेरी भी नौकरी जाने वाली थी, दोबारा मुझे कभी कॉल मत करना। ये सब सुनकर तो आंटी शौक में आ जाती है और बोलती है आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है, 2 ही मिनट में तो इन्होंने पूरा जज्बात ही बदल दिया। फिर वो रोने लगती है और बोलती है नहीं मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे बचाओ कोई, मुझे घर जाना है, मुझे इनके साथ नहीं खेलना है। इतने में ही मैनेजर आता है और बोलता है आंटी आखिर आपको क्या हुआ, आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं? फिर वो बोलती है ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे घर ले जाओ। मास्टर ये बुढ़ी कुछ ज़्यादा ही शोर मचाती है, फिर वो एक स्लैश अटैक करता है जिसकी वजह से उस बुढ़ी के साथ क्या होता है हमें ये तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन शायद वो बुढ़ी मर ही गई होगी। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। जल्द ही इसका नया चैप्टर रिलीज़ होने वाला है, तब हम लोग जानेंगे। फैंग उन्हें बताता है कि अगर तुम लोग सेक्स करते हो तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी और भी प्योर हो जाएगा, तुम दोनों आसानी से एक दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। और हाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है स्पिरिट मास्टर में, ये तुम्हारे वेपन की काबिलियत को भी दर्शाता है। मुझे विश्वास है तुम लोग ये कर पाओगे। इतने में ही लिली शर्माने लगती है। ये देखकर फैंग भी बोलता है सर आप कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। तो हम लोग अब कल मिलने वाले हैं गाइस, जब उसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो बाय बाय, फिर से मिलेंगे। जल्दी से कमेंट करो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज हम लोग देखने वाले थे स्पिरिट वेपन इन कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था लिली की आंटी वहाँ पर तमाशा खड़ा कर देती है और लास्ट में उसी का पॉपट हो जाता है। ये सब देखकर लिली सबके सामने माफ़ी मांगती है और बोलती है ये सब मेरी गलती है, मुझे आंटी को ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। मास्टर बच्ची मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज से हम लोग सब परिवार हैं। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा हम लोग से मांग सकती हो, और जाओ तो तुम्हारी हर एक चीज़ में मदद करेगा ही। और हाँ आज से तुम उस सटेल बुड्ढी के साथ नहीं रहोगी, तुम हमारे घर में रह सकती हो, हमारा घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लिली थैंक यू सो मच मास्टर इतना भी ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ, खाना ठंडा होते जा रहा है। मास्टर चलो तुम लोग खा ही रहे हो तो मेरी बातों को भी ध्यान से सुनो। हम लोग आखिरकार इस सिटी को गार्ड कैसे करते हैं। 5 टीम बाहर मॉन्स्टरों से हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करती है और 4 टीम उसको सपोर्ट करती है। मैं बहुत सारे टाउन में घूमता हूँ और नए नए न्यू कमर को भर्ती करता हूँ। जाओ, लेकिन मास्टर इसमें मेरा क्या रोल होगा, आपने ये तो कहीं नहीं बताया। मास्टर बच्चे हर किसी को अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है और वो तुम्हें भी मिल जाएगा। जाओ, अपने मन ही मन सोचता है क्या मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा, आखिरकार अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। तभी मास्टर कुछ देखकर चौंक जाता है और बोलता है आखिरकार सारे मीट के टुकड़े कहाँ पर चले गए, यहाँ पर तो एक भी मीट नहीं दिख रहा है। इधर जाओ, अपने प्लेट को देखता है, उसमें मीट लबालब भरे हुए होते हैं। ये देखकर तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और सारे मीट के टुकड़े को छुपाने लगता है और बोलता है थैंक यू सो मच सीनियर ब्रदर। फिर वो याद करता है नहीं ये तो सीनियर सिस्टर का कमाल होगा। फिर वो बोलता है थैंक यू सीनियर सिस्टर। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट जनरल क्या तुम लोग दोनों एक साथ कभी भी नहीं सोए हो? जाओ
आखिरकार रुकिए रुकिए, ये आप क्या बोल रहे हैं? इधर लिली बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट जनरल, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम दोनों एक साथ सोते हो तुम्हारी बॉडी एक दूसरे से लिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम दोनों ह्यूमन फॉर्म में भी रखकर मॉन्स्टरों के साथ आराम से लड़ पाओगे और एक दूसरे का पावर को आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे कि तुम लोग हम लोगों को देख सकते हो, हम लोगों की वाइफ अभी बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होगी। जाओ, आप कहना क्या चाहते हैं कि कैसे कोई स्पेशल वेपन किसी मॉन्स्टर के साथ लड़ सकती है जब तक कोई इसका इस्तेमाल ना कर रहा हो? सेकेंड डिस्ट्रिक्ट गार्डियन, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो वाइफ है वो भी एसएस क्लास के अवेकनर है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी और उसका बॉडी लिंक हो चुका है। वो आराम से हमारे पावर का भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन शायद ये तुम्हारे केस में नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो डिवाइन स्पीड वेपन है वो बस ई रैंक का ही है। जाओ, मैं सच बताऊँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। लिली पहले ई क्लास के अवेकनर हुआ करती थी, लेकिन मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे कि मैं किसी के भी डिवाइन पावर को जान सकता हूँ। जब मैं लिली से मिला था तो मुझे पता चल गया था इसके पास डिवाइन बॉडी है, जिसकी वजह से मैंने इसे मदद किया इसे अवेकनर करने में। फिर वो भी एसएस रैंक की अवेकनर बन गई। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट गार्डियन, क्या सेकेंड डिस्ट्रिक्ट गार्डियन, बच्चे तुम क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसी एबिलिटी हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट गार्डियन, सचमुच क्या तुम्हारे पास उस तरह की एबिलिटी है? आखिरकार वो किस तरह काम करती है? जाओ, सबको लगता है लिली को मैंने रेंडमली चुन लिया और मुझे खजाना मिल गया। ऐसे कोई बात नहीं है। मेरे पास एक एबिलिटी है जिसके द्वारा मैं किसी के भी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसी की मदद से मैंने लिली के भी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट किया। अभी 9 एंसेंट डिवाइन वेपन और भी मौजूद हैं इस दुनिया में। मास्टर, बच्चे तो अपना सीक्रेट कुछ जल्दी सबको बता देते हो। ऐसी गलती दोबारा मत करना। और हाँ सुनो सब लोग, तुम लोग जाओ के इस सीक्रेट के बारे में कभी भी किसी से भी बात मत करना। जनरल्स, ठीक है मास्टर, हम लोग इसे हमेशा टॉप सीक्रेट में रखेंगे। फिर दो जनरल खड़े होते हैं और बोलते हैं, मास्टर हमारे पास आज ही एक गुड न्यूज़ मिला है, जो कि 19 बैटल जो चल रहा था मॉन्स्टरों के साथ वो हम लोगों ने जीत लिया है। अब हमारे पास 20% लियोन की सिटी और भी मिल गई है। मास्टर सचमुच यह साल तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इसी खुशी में हम लोगों को 2 गिलास और लगाने चाहिए। ये पार्टी कुछ ज़्यादा ही देर चली जाती है। शाम 7 बज जाता है, तभी लीन अपने मास्टर को अपने रूम तक पहुंचाता है और बोलता है, मास्टर अच्छे से देख लीजिए, यह आप ही का घर है ना, नहीं तो हम लोग किसी और के घर चले जाएंगे। मास्टर बच्चे मुझे उतनी भी ज़्यादा नहीं चढ़ी है, ये सचमुच हमारा ही घर है। फिर वो गेट खोलता है, जाओ अंदर आता है और बोलता है, मास्टर ये विला है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और सुंदर भी। मास्टर हाँ मुझे पता है, ये मेरी वाइफ का होम टाउन है, यह उसी का घर है। उसने हर एक चीज़ों को अपने हाथों से सजाया है। जाओ मास्टर, मुझे आपकी वाइफ तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। आखिरकार वो कहाँ पर गई है? मास्टर ये सुनकर कांप जाते हैं और बताते हैं, असल बात यह है कि अब वो मारी जा चुकी है। तुम लोगों को तो पता ही होगा, मास्टर जब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ही हो चुके थे तो उनका एक राजा बन गया था। इसे मारने के लिए मैंने बहुत कोशिश की और मेरी पत्नी ने अपना जान का सेक्रीफाइस कर कर उस मास्टर को हराया। अगर वो ना होती तो वो मास्टर कभी नहीं मरता। जाओ, मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर, मुझे ये सचमुच पता नहीं था कि आपकी वाइफ का नाम लेते ही आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मास्टर जाओ, हमेशा इस बात को याद रखना, लिली जो कि एक स्पिरिचुअल वेपन है, वो कोई टूल नहीं है फाइट में इस्तेमाल करने के लिए। उसके अंदर भी इमोशन फीलिंग्स होते हैं, हमेशा याद रखना, उसे अपनी जान देकर भी बचाने की कोशिश करना। जाओ मास्टर, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगा। मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी वाइफ का नाम क्या था? मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो कि आपकी वाइफ का नाम हमेशा याद रखे। मास्टर बच्चे मैं उन दिनों को जब भी याद करता हूँ तब भी मेरे आँख में आंसू हो जाते हैं। उसका टेस्ट मुझसे बिल्कुल ही अलग था। वो क्या चाहती थी और मैं क्या करता था। लास्ट समय में भी मैंने उसकी जान बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन लेमिंग अब जब भी मुझे उसकी याद आती है तब मैं चाँद को देख लेता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उसी से बातें कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर पीछे से जाओ आ जाता है
और बोलता है, मास्टर आप अपनी वाइफ से क्या अकेले अकेले मिल रहे हैं, हमें भी मिलवाइए, हम भी उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मास्टर अभी तो तुम लोग जवान हो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, कहाँ तुम लोग इस बुड्ढे के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो क्यों ना मैं तुम लोगों को एक टेक्निक सिखा दूँ। फिर वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं और बोलते हैं, इस टेक्निक की मदद से तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हारा ऑरा भी बाहर निकलने लगेगा। अगर तुम एक जगह पर फोकस करते हो और अपने ऑरे का इस्तेमाल करते हो, तुम आराम से एक चट्टान तक को तोड़ सकते हो। जाओ मास्टर, क्या इस टेक्निक का इस्तेमाल ऐसे करना है। फिर वो भी अपने ऑरे का इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है, मास्टर क्या मैं इस मूव को ऐसे करूँगा। ये देखकर तो मास्टर भी शौक हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, इस बच्चे ने इतना जल्दी अपने ऑरे को बाहर निकालना कैसे सीख लिया, ये तो मुझे ही सीखने में 2-3 महीने लग गए थे। जाओ मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा ही एनर्जी बाहर निकल रही है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके नेक्स्ट पार्ट कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं टेमिंग ए डिवाइन वेपर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था उनके मास्टर उसे नया फिश टेक्निक सिखा रहे थे और अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं, जब मैंने इस फिश टेक्निक को सीखना स्टार्ट किया था मैं 2-3 दिनों तक तो अपने एनर्जी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन इस बच्चे ने तो अपना स्पिरिचुअल पावर कुछ ही देर में बाहर निकाल लिया। सचमुच इसका टैलेंट तो एक मॉन्स्टर के बराबर है। फिर वो उसके पास चले जाता है और बोलता है, बच्चे अब मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊंगा, लो मेरे मुक्की को संभालो। जाओ मास्टर ध्यान से, बड़ी जोर की लग रही है। मास्टर अपने मन ही मत सोचते हैं, मैं तो तेरे को जानबूझकर जोर जोर से मार रहा हूँ। आखिरकार कोई इस तरह के बीच टेक्निक को इतनी तेज़ी से कैसे सीख सकता है। तूने तो अपना स्पेशल पावर को बाहर निकलना स्टार्ट भी कर दिया। मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है। फिर उसे जोर जोर से मारने लगता है। इधर जाओ भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और बोलता है, नहीं मास्टर बहुत जोर से लग रही है, धीरे धीरे मारिए मास्टर। मास्टर नहीं। सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन एकेडमी की तरफ, जहाँ पर लिली जाओ से पूछ रही थी, क्या मास्टर ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मारा था, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा फेस भी बहुत ज़्यादा ही सूज गया है। जाओ, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रात में तो मास्टर मेरा मसाज कर रहे थे, यह फेस तो मच्छरों की काटने की वजह से सूजा है। फिर वो अपनी मन ही मन सोचता है, रात में तो मास्टर पता नहीं किस चीज़ का बदला उतार रहे थे, उन्होंने मेरे फेस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा था। लाओ, अरे भाइयों देखो तो कौन आ रहा है, ये तो जाओ है ना, जो कि एसएस रैंक पर अवेकन हुआ था और टेस्ट के दिन इसने बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया था। दूसरा लड़का, हाँ तो इसका क्या ही फ़ायदा, अब तो ये कचड़े में ही फिर से बड़ा होने वाला है। लिली, आखिरकार ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जाओ, अरे इनकी चिंता मत करो, ये लोग तो वैसे ही बकबक करते हैं, हमें अपना काम करना चाहिए, चलो प्रिंसिपल ऑफिस। सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। प्रिंसिपल, ओह ये तुम लोग हो क्या, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो। लेकिन मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बुरी खबर है, हाई अप्स ने तुम लोगों को डीप सिटी का गार्डियन बना दिया है और तुम लोग को फ्रंट लाइन में भेज दिया है। ये देखो उनका नोटिस। जाओ, क्या ब्लू सिटी का गार्डियन, लेकिन बाकी के लोग कहाँ पर गए, क्या सबसे आगे। प्रिंसिपल सर मुझे माफ़ करना, मैं इस डिसीजन में तुम्हारी किसी भी तरह का मदद नहीं कर सकता हूँ। पहले तो मुझे लगा था तुम्हारा इतना ज़्यादा टैलेंट होने की वजह से तुम्हें फ्रंट लाइन में भेजा जा रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये सब नॉवेल्स करवा रहे हैं, पता नहीं तुम्हारा कौन कौन यहाँ पर दुश्मन है। जाओ सर, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इस डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, ओह मास्टर ने मुझे इसी डिसीजन के बारे में बताया था कि सबके अपने अपने रास्ते होते हैं। लो साला, टेस्ट के दिन ज़्यादा हीरोपंती दिखा रहा था, मैंने तो उसी दिन ठान लिया था इसे जल्दी ही मैं मरवा दूंगा, इसलिए तो मैंने उसे ब्लू सिटी का गार्डियन बना दिया और फ्रंट लाइन में भेज दिया। ये कुछ ही दिनों में वहाँ पर मारा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। क्या बोलते हो भाई लोग? हाँ हाँ तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। फिर वो लोग वहाँ से आ रहे थे। फिर लू बोलता है, क्या वो कचरो, क्या तुम लोग वहाँ पर मरने के लिए जा रहे हो?
इधर जाओ लू को घूर घूर कर देख रहा होता है। लू, अबे कचरे, इधर क्या देख रहा है? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहता है? फिर वो भी अपने स्पिरिचुअल ऑरे को बाहर निकालने लगता है और बोलता है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक नई तकनीक सीखी है, ये दुनिया की बेस्ट टेक्निक है, मैं इसे तुझे आसानी से मसल सकता हूँ। फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा देता है। ये देखकर जाओ, मैं इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहा था। रात में मास्टर ने मुझे एक अच्छी तकनीक सिखाई है, मार मार के मैं उसका बदला अभी तुमसे लूँगा। फिर वो भी एक जोरदार पंच उसके ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से लू का हड्डी टूट जाता है। वो चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे मेरा हड्डी टूट गया है, कोई मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाओ। इधर जाओ, उसे रुकता नहीं है और बोलता है, अभी तो खेल अभी स्टार्ट हुआ है बच्चे, अभी तो और खाएगा। फिर उसे बहुत ज़्यादा ही मारने लगता है और उसका खून बाहर निकलने लगता है और वो बोलता है, अबे तू क्या मॉन्स्टर हो गया है? तू मुझे इस तरह क्यों मार रहा है? जाओ, अब मेरा मन भर गया है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। लीली, लगता है तूने उसे कुछ ज़्यादा ही जोर से नहीं मार दिया। अरे वो डिज़र्व करता था यार, अब चलो भी। तभी प्रिंसिपल सर अपना गेट खोलते हैं और बोलते हैं, अरे कोई सुन रहा है? इधर लू को पेट में दर्द उठ गया है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। सीन शिफ्ट होता है ब्लू सिटी के ऑफिस में। जाओ, मेरा नाम जाओ है, मैं यहाँ पर ऑफिस वर्कर। अरे भाई, मुझे अपना इन्फॉर्मेशन मत दे, यहाँ से सीधे जा और लाइन में लग जा। तब तेरी बारी आएगी तब तो अपना इन्फॉर्मेशन देना, वहाँ से कार्ड मिलेगा, उसके बाद मेरे पास आना, तब मैं तेरे को असाइनमेंट दूंगा। जाओ। अरे मैं यहाँ पर असाइनमेंट लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ब्लू सिटी में ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आया हूँ। ऑफिस वर्कर उसके लेटर को पढ़ता है और बोलता है, अरे ये तू है क्या? हाँ, तेरे बारे में लेफ्टिनेंट सर ने बताया था कि तुझे ऐसी जगह में भेजना है जहाँ पर तू मर ही जाए, दोबारा वापस ना लौटे। अरे सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरा मतलब है तुझे 0.05 का स्क्वाड कैप्टन बनाया गया है। मैं तेरे को ये बता देता हूँ, ब्लू सिटी में फ्रंट लाइन में बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसको कि स्क्वाड के द्वारा डिवाइड किया गया है। वहाँ पर बहुत सारे नए नए कैप्टन आते हैं और वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर मिलते हैं, जिसकी वजह से ये सब किया गया है, छोटे छोटे हिस्से में बांटा गया है। मैं तेरे को रूम नंबर बता देता हूँ, वहाँ पर जाकर तू अपना स्क्वाड के मेंबर से मिल सकता है। जाओ। थैंक्स ब्रो। फिर वो गेट खोलता है और बोलता है, क्या यहाँ पर 0.05 के स्क्वाड मेंबर्स यहीं पर रहते हैं? लिली, आकर यहाँ पर इतना गंदगी क्यों है? फिर वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है, हे बच्चे, तू कहाँ पर चला आ रहा है? तेरे को पता है ये 0.0 का एरिया है, यहाँ से तू बाहर निकल। जाओ, मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो 0.05 का नया कैप्टन हूँ। लड़की, क्या नया कैप्टन? फिर वो लड़का भी उधर मुड़ता है और बोलता है, क्या मजाक कर रहा है? एक छोटे बच्चे को किसी ने कैप्टन बना दिया, अब वो बच्चा अपना लॉलीपॉप लेके मॉन्स्टर को मारेगा। छी, चल निकल यहाँ से, मुझे तेरे साथ नहीं ज्वाइन करना है। लिली, अबे साला, ये ऐसा कैसे बोल सकता है? जाओ, अपने मन ही मन सोचता है, आखिर ये आदमी किस तरह से बर्ताव कर रहा है, आखिर इसे मेंबर ऑफ गार्डियन में किसने शामिल कर दिया। जैसे ही वो आदमी लिली की आवाज़ सुनता है तो उसके पास आ जाता है और बोलता है, वाह, कितना स्वीट तुम्हारा वॉइस है और तुम्हारा सुंदर चेहरा भी, तो तुम तो कमाल की हो। क्या तुम मेरी स्पीड पार्टनर बनना चाहोगी? मैं तुम्हें जाओ से ज़्यादा मज़े दूंगा। ये सुनकर तो जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्पीड ऑरे को बाहर निकलता है और उसके मुंह पे एक ज़ोरदार पंच मारता है। इधर वो आदमी भी अपने मन ही मन सोच रहा था, इस बास्टर्ड को मैं तो बाद में देख लूँगा, अभी मैं उठता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। आगे हम लोग देखेंगे आखिर क्या इन दिनों में फाइट होता है या फिर नहीं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम लोग फिर से मिलेंगे, बाय बाय।